हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो टारगेट आईआईटी जैम 2025 के एक और लेक्चर में स्वागत आप सभी का। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है अपना। इम्यूनोलॉजी के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर रहने वाला है हिमेटोपोइसिस एंड इम्यून सेल्स। तो हम लोग हिमेटोपोइसिस के बारे में बात करेंगे और इम्यून सेल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये मेन टॉपिक रहने वाले हैं। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स किया था, जिसमें आईजीजी, ए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और उससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डिस्कस किया था। और आज की क्लास में जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा हिमेटोपोइसिस और इम्यून सेल्स। तो आप हिमेटोपोइसिस, इम्यून सेल्स देखेंगे। हिमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन को हम लोग हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। तो आपको हिमेटोपोइसिस में काफी जगह HE लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, काफी जगह HAE लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप लिख सकते हो हिमेटोपोइसिस। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है हिमेटोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज नोन एज, या द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हिमेटोपोइसिस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उन सभी की फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। और हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, और क्या? हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। भाई ये वो जगह होगी जहां पर हिमेटोपोइसिस का इवेंट होगा। जहां पर ये ब्लड सेल्स बनेंगी, जहां पर ये इवेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइटिक ऑर्गन हम उसको बोलेंगे, है ना। हिमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, और हिमेटोपोइटिक ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जहां पर हिमेटोपोइसिस चल रही है और जहां पर हिमेटोपोइसिस हो रही है उसको बोलेंगे हम हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। तो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन वेयर हिमेटोपोइसिस, द ऑर्गन वेयर हिमेटोपोइसिस अकर्स, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। जहां पे हिमेटोपोइसिस हो रही है द ऑर्गन इज नोन एज हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। अब ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब इसमें ब्लड सेल्स में क्या क्या आ जाएंगे? देखो, कितने तरह की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, या आप बात करो आरबीसी, ठीक है, आप बात करो आरबीसी, आप बात करो किसकी? डब्ल्यूबीसी, आप बात करो प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब ये भी, इनको भी डिवाइड किया जाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। यहां पे ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ये सेल्स हो गई। आप लोग देखते हो बी सेल्स, टी सेल्स जो कि आती है लिम्फोसाइट्स के जो लिम्फोसाइट्स के अंडर हम स्टडी करते हैं, वो कई तरह की सेल्स हो जाती है। तो उसको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है अरिथ्रोइड एंड माइलोइड, अरिथ्रोइड और माइलोइड, जिसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो आने वाले पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हिमेटोपोइटिक ऑर्गन कौन सा ऑर्गन होगा? ऐसा कौन सा ऑर्गन होगा जहां पर हिमेटोपोइसिस होगी? उस ऑर्गन का नाम बताओ भाई। तो अगर हम बात करें तो आप सोचो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, आपके माइंड में एक वर्ड आएगा, दैट इज बोन मैरो। आपको लगेगा हिमेटोपोइसिस बोन मैरो में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अलग अलग स्टेज पे, लाइफ की जो अलग अलग स्टेज है, मान के चलो मैं बात कर रहा हूं 0 to 2 मंथ, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। 0 to 2 मंथ एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहां पर हिमेटोपोइसिस जो होती है वो कहां पे होती है? वो होती है योक सैक। अब ये योक सैक क्या है?
दिस yolk sac इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आप पढ़ते हो एमनियोन, कोरियोन, yolk sac, एलेंटोइस। तो उन 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में से एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है yolk sac। तो इनिशियली उस टाइम पे एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो स्टार्टिंग के 0 मंथ से लेके 2 मंथ तक जो हिमेटोपोइसिस होती है वो कहां पर होती है, yolk sac में होती है। उसके बाद अगर बात करें 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ ये डेवलपमेंट की स्टेज चल रही है। और ये क्या है, ये है वो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। ये हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेज हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पे क्या है, यहां पे है स्टेज और यहां पे क्या है, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। यहां पर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन होगा एक पर्टिकुलर लाइफ की स्टेज पे या पर्टिकुलर लाइफ की फेज पे, कौन सा ऑर्गन होगा। यहां पे अब आएगा लीवर, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के फेजेज पे चल रहा है भाई, कौन कौन सा ऑर्गन जो है ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। 5 मंथ पे लीवर और स्प्लीन, 5 मंथ पे कौन सा ऑर्गन एज ए हिमेटोपोइटिक ऑर्गन रहेगा, लीवर और स्प्लीन रहेगा। क्या रहेगा, लीवर और स्प्लीन। लीवर भी रहेगा और स्प्लीन भी रहेगा। अब 6 मंथ पे क्या होगा, 6 मंथ पे, 6 मंथ पे लीवर भी रहेगा, स्प्लीन भी रहेगा, बोन मैरो ऐड हो जाएगा। लीवर रहेगा, स्प्लीन रहेगा, साथ में ऐड और कौन हो जाएगा, बोन मैरो। बोन मैरो ये सारे के सारे हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगे। तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं भाई। ये जब डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है, जब डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है ऑर्गेनिज्म की, ये आप मान के चलो ह्यूमंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप मान के चलो ह्यूमंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब उसका बर्थ हो जाएगा, आफ्टर बर्थ, देखो एट बर्थ भी यही रहेंगे। एट बर्थ जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ उस पर भी यही रहेंगे हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। आफ्टर बर्थ की मैं बात करूंगा। अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर बर्थ। उस टाइम पर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन कौन रहेगा, बोन मैरो। उस टाइम पे बोन मैरो एज ए हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करेगा अप टू 10 ईयर। अप टू 10 ईयर और 10 ईयर के बाद देखो, आप अपने आप को कंसिडर करके चलो, अप टू 10 ईयर यहां पर भी बोन मैरो ही रहेगी। कौन कौन सी बोन मैरो, ह्यूमेरस, फीमर। ह्यूमेरस और फीमर, ये जो ह्यूमेरस हो गई हमारी बोन, ये वाली बोन, फीमर जो थाई बोन हो गई, उसकी बोन मैरो जो है वो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह वहां पे बिहेव करेगी। ह्यूमेरस और फीमर जो है वो मेन हिमेटोपोइटिक ऑर्गन जो है वो रहने वाले हैं। और अगर इसके बारे में बाद में बात करें, मान के चलो मैं बोलूं कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर क्या होता है, ह्यूमेरस और फीमर का फंक्शन, ह्यूमेरस और जो फीमर है उसका फंक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। ह्यूमेरस फीमर फंक्शन डिक्लाइन। अब मेजर रोल कौन प्ले करेगा, अब मेजर रोल प्ले करेगा जो हमारी स्टेरनम है, स्टेरनम जो है एंड रिब्स, स्टेरनम एंड रिब्स। अब ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो स्टेरनम हो गई, रिब्स हो गई और वर्टिब्रे हो गई। स्टेरनम, रिब्स और वर्टिब्रे दे प्ले मेजर रोल और प्रीडोमिनेंट रोल। तो ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन फिक्स नहीं होता, आपको पूछना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हिमेटोपोइटिक ऑर्गन कौन सा होता है बॉडी में,
तो आप पूछो कि आप किस स्टेज पे किस स्टेज पे बात कर रहे हो, आप लाइफ की कौन सी पर्टिकुलर स्टेज पे बात कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है कि हिमेटोपोइटिक ऑर्गन जो है वो ये पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो रहने वाला है। गॉट इट। हम लोग बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी आरबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी। मैं यहां पे नंबर बता दे रहा हूं, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन के बारे में बात कर लिया हमने। हमने हिमेटोपोइसिस देख ली कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस में बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स की, बहुत सारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है हिमेटोपोइसिस में। अब वहां पे ब्लड सेल्स में भी बहुत सारी होंगी, डब्ल्यूबीसी होगा, आरबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा। ब्लड में जब सेलुलर कंपोनेंट की बात करोगे आप, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, हम ब्लड की जब बात करते हैं तो हम सेल्यूलर कंपोनेंट या सेल्यूलर पार्ट ऐसे बोलते हैं, और दूसरा प्लाज्मा, सेल्यूलर कंपोनेंट, और दूसरा क्या, प्लाज्मा कंपोनेंट, या फिर आप बोलो लिक्विड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट। तो लिक्विड कंपोनेंट में हम लोग प्लाज्मा वगैरह देख लेते हैं। प्लाज्मा में वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, हार्मोन होता है, ग्लूकोज होता है। यहां पे आप पढ़ते हो क्या, आरबीसी, यहां पे आप पढ़ते हो क्या, डब्ल्यूबीसी, और यहां पर आप क्या पढ़ते हो, प्लेटलेट्स। यहां पर आप प्लेटलेट्स पढ़ते हो। नंबर, इनका नंबर होता है 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। इनका नंबर कितना होता है, थाउजेंड्स, कुछ थाउजेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 10,000, थाउजेंड्स पर mm³ ऑफ ब्लड। और इनका नंबर 1.5 से लेकर के 2.5 लैक्स, ठीक है, यहां पे मिलियन नहीं, यहां पे लैक्स पर mm³, ये इनका नंबर होता है भाई। अब जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे हिमेटोपोइसिस। हम हम अब हिमेटोपोइसिस के बारे में बात करेंगे कि जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, ये मेन पॉइंट है। हिमेटोपोइसिस देखो, जितने भी ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स हैं वहां पे क्या रहती है, वहां पे रहती है एक स्टेम सेल, वहां पे क्या रहती है, एक स्टेम सेल। और इस स्टेम सेल को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये उसको कहा जाएगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हम उसको बोल सकते हैं। देखो ये सेल क्या कर रही है, ये सेल एक एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करेगी। क्या, ये सेल एक एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करेगी। एक मैं पार्टिकुलर मान के चलो ये सेल यहां पे शो कर दे रहा हूं, और इस सेल ने क्या शो किया, एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन शो किया इसने। यहां से एक सेल ये बनी और यहां से एक सेल ये बनी। अब एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब मैं यहां पे शो करूंगा कि ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थी, इसमें क्या हुआ, एसिमेट्रिकल डिवीजन, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ इसमें। और एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि एक जो सेल थी वो वापस से कन्वर्ट हो गई किसमें, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में। इसको बोला जाता है सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ सेल्फ रिन्यूअल, इसने खुद को रिन्यू कर दिया। देखो यहां पे लिखा है सेल्फ रिन्यूअल, ये वापस से जाके स्टेम सेल बन जाएगी, इनमें से एक सेल वापस से जाके स्टेम सेल बन जाएगी। दूसरी सेल का क्या होगा, दूसरी सेल या तो एक लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल बनाएगी या फिर क्या बनाएगी, माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल। अब मान के चलो यहां से मैंने शो कर दिया कि इसमें ये डिवीजन हुआ इस तरह से, एक बनेगी लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, एक बनेगी माइलोइड प्रोजेनाइटर। क्या, लिम्फोइड और माइलोइड प्रोजेनाइटर। यहां मैं शो कर रहा हूं कि एक बनी लिम्फोइड, लिम्फोइड। आप नाम से थोड़ा सा कनेक्ट करके देखने की कोशिश करो। हम लोग लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं,
हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। और ये जो दूसरी सेल बनेगी ये बनेगी माइलोइड सेल, माइलोइड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कुछ सेल, देखो आप यहां से भी उस चीज को कर सकते हो कि भाई स्टेम सेल थी, स्टेम सेल डिवाइड हुई, एसिमेट्रिकल डिवीजन बना, उसमें से एक सेल निकली। अब ये एक सेल माइलोइड हो सकती है या फिर वो एक सेल लिम्फोइड हो सकती है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो डिवाइड की ये एक लिम्फोइड प्रोजेनाइटर की तरफ गई, एक माइलोइड प्रोजेनाइटर की तरफ गई। अब ये जो लिखा हुआ है ये माइलोइड प्रोजेनाइटर और ये क्या है, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, मतलब ये लिम्फोइड ओरिजिन की सेल्स देगा। अब लिम्फोइड ओरिजिन की सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आएंगी, आप देखो लिम्फोसाइट आप लिखते हो, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट या लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल जो है वो हमें डायरेक्टली क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है, वो हमें प्रोवाइड कर सकती है एक तो एन के सेल, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर सकती है, एन के सेल, जिसको आप लोग नेचुरल किलर सेल्स बोल सकते हो। दूसरा ये हमें क्या प्रोवाइड कर सकती है, टी सेल्स, टी सेल्स। आप यहां पे टी लिम्फोसाइट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हमें देगी बी सेल। तो बी सेल, टी सेल, एन के सेल, बी सेल, टी सेल, एन के सेल यहां से हमें देखने को मिल सकती है। ओके, लेकिन टी सेल जो है, देखो आप यहां पे आओ वापस से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से डायरेक्टली नेचुरल किलर सेल बन सकती है। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से क्या बन सकता है, डेंड्राइटिक सेल बन सकती है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ डेंड्राइटिक सेल, यहां से डेंड्राइटिक सेल्स भी आ सकती है। ओके, डायरेक्टली डेंड्राइटिक सेल भी आ सकती है, डायरेक्टली एनके सेल भी आ सकती है। एक बात तो हो गई ये लिम्फोइड प्रोजेनाइटर के बारे में। यहां मैं लिख दे रहा हूं डेंड्राइटिक सेल, डीसी, डेंड्राइटिक सेल। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है माइलोइड प्रोजेनाइटर की सेल्स। तो माइलोइड सेल से क्या क्या आ सकता है, देखो ध्यान से, यहां है माइलोइड, यहां है माइलोइड प्रोजेनाइटर की सेल। तो माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से डेंड्राइटिक सेल्स आ सकती है डायरेक्टली। यहां पे भी लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से डायरेक्टली डेंड्राइटिक सेल्स आ सकती है। तो डेंड्राइटिक सेल्स जो है उसको लिम्फोइड और माइलोइड प्रोजेनाइटर दोनों में कंसीडर किया जाता है, और डेंड्राइटिक सेल्स को हम लिम्फोइड और माइलोइड दोनों में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में। इधर का पार्ट हमारा हो चुका है, और ये सेल्स जो हैं ये लिम्फोइड सेल्स हैं, दे आर लिम्फोइड सेल्स। और माइलोइड की बात करो, माइलोइड सेल से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आ जाओ। माइलोइड सेल्स जो है, माइलोइड सेल से आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, इससे हमें एक ग्रेन्युलोसाइट प्रोजेनाइटर सेल्स, और स्पेसिफिकली क्या, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मतलब ये तीन क्या, ग्रेन्युलोसाइट्स। क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ग्रेन्युलोसाइट्स। ये क्या है, ये हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। इसके अलावा माइलोइड से हमें क्या मिल सकता है, देखो मैं मेजर मेजर लिख दे रहा हूं, माइलोइड से हमें क्या मिलता है, माइलोइड से हमें मिलेगी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। माइलोइड से हमें क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स। हमें क्या मिलेगा माइलोइड से, प्लेटलेट्स। माइलोइड से क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स। लेकिन उससे पहले वो मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होती है, उससे पहले मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास प्लेटलेट्स, ये हो गए अरिथ्रोसाइट्स जिसको हमने बोला आरबीसी। यहां पे हमें मिलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन है, देखो वहां पे मोनोसाइट लिखा हुआ है। तो यहां से और क्या मिलेगा भाई, ग्रेन्युलोसाइट्स। और हमें यहां से क्या मिला, यहां से मिला मोनोसाइट, गॉट इट, मोनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये सेल्स मिली हमें माइलोइड प्रोजेनाइटर से। साथ में एक एडिशनल डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल आपको उधर भी देखने को मिलेगा, डेंड्राइटिक सेल आपको इधर भी देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी सेल्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। दिस वाज अबाउट हिमेटोपोइसिस, दिस वाज अबाउट हिमेटोपोइसिस। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक स्लाइड में हम लोग और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं WBC के बारे में अगर मैं बात करूं तो WBC को हम डिवाइड करते हैं ग्रेन्युलर सेल्स और ए ग्रेन्युलर सेल्स। मैं यहां पे अब शो कर रहा हूं WBC के बारे में। WBC को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, ग्रेन्युलर्स या ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा पार्ट में डिवाइड करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जिसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, जिसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में जो सेल्स आती है उसमें आती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, इन सेल्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहां पे ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में बात करो, यहां पे कौन कौन सी सेल्स आएंगे देखो। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक को बोलेंगे लिम्फोसाइट्स और दूसरे को क्या बोलेंगे, मोनोसाइट्स। एक को क्या, लिम्फोसाइट्स, दूसरे को मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और दूसरे को क्या बोलेंगे, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट में कौन आ जाएगा, लिम्फोसाइट में आ जाएगा बी सेल, लिम्फोसाइट में आ जाएगा टी सेल, और लिम्फोसाइट में आ जाएगा कौन, एन के सेल। बी सेल, टी सेल और एन के सेल। मोनोसाइट्स में क्या आ जाएगा, मोनोसाइट्स में आ जाएगा मैक्रोफेजिस। ठीक है, मैक्रोफेजिस आ जाएगा यहां पे। मोनोसाइट्स में कौन, मैक्रोफेजिस। तो हम अब इम्यून सेल्स के बारे में बात करेंगे। ये सारी की सारी देखो, ये जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं ये इम्यून सेल्स के अंडर आती है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी होता है इम्यून सेल्स का, कि क्या क्या क्राइटेरिया इन इम्यून सेल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि वो एक इम्यून सेल्स की तरह बिहेव कर सके। गॉट इट, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, एक इम्यून सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या पैरामीटर्स होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, पैरामीटर्स ऑफ ए सेल टू बी इम्यून सेल। एक सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम उसको इम्यून सेल बोल सकें, कि उसको हम इम्यून सेल बोल सकें। देखो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक सेल के पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या तो उसके पास किसी इम्यूनोग्लोबुलिन का रिसेप्टर होना चाहिए, है ना, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। या तो किसी इम्यूनोग्लोबुलिन का रिसेप्टर होना चाहिए उसके पास, या उसके पास न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी, न्यूट्रलाइज किसको करेगी, वो न्यूट्रलाइज करेगी किसी एंटीजन को, या तो वो साइटोकाइन का प्रोडक्शन करती हो, कोई पर्टिकुलर साइटोकाइन का प्रोडक्शन कर रही हो वो सेल, या तो ऐसा होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर साइटोकाइन को प्रोड्यूस करे वो, या फिर वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज एन एंटीजन, या फिर वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती होनी चाहिए। मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, या हम बोले कि एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन हम इसमें बोल सकते हैं कि या तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी चाहिए, या फिर वो क्या करे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रही हो। इनमें से कोई भी एक फैक्टर वो फॉलो कर रही है,
चाहे वो उसके पास आईजी रिसेप्टर हो, चाहे वो न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हो, चाहे वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही हो, चाहे वो साइटोकाइन का प्रोडक्शन या साइटोकाइन का रिलीज कर रही हो, या फिर वो किसी एंटीजन को पहचान रही हो, रिकॉग्नाइज कर रही हो, या मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन कर रही हो, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर है किसी सेल के पास, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? उस सेल को बोलेंगे हम इम्यून सेल्स, कि वो इम्यून सिस्टम की सेल है, इम्यूनिटी में वो हेल्प करती है। तो आरबीसी जो है वो इनमें से किसी भी पैरामीटर को फॉलो नहीं करती है। आरबीसी इनमें से किसी भी पैरामीटर को फॉलो नहीं करती है, तो आरबीसी जो है वो एक इम्यून सेल नहीं है। तो यहां से एक चीज और देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल थी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये किस तरह की स्टेम सेल है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आती है अंडर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। क्या होगी ये? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है? एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, क्योंकि ये बहुत तरह की सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो सबसे पहले हम इम्यून सेल्स के पैरामीटर देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स से। क्या? ग्रेन्युलोसाइट्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे इन सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट्स के अंडर कंसिडर किए जाते हैं, तो इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देखो मैं बड़ी सी सेल बना दे रहा हूं, इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, चलो वो भी देखते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वो होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। मैंने ये जो शो किया है, ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मैंने शो किया है। तो ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट हैं यहां पे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि मल्टी लोब न्यूक्लियस है। स्टेन किससे होती है? न्यूट्रल डाई से स्टेन होती है। स्टेन, ये न्यूट्रल डाई से स्टेन हो जाती है। चलो, इसमें क्या होते हैं? क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट्स है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें ग्रेन्यूल्स भी शो करने पड़ेंगे इसमें, कि भाई ग्रेन्युलोसाइट है तो ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। चलो साइटोप्लाज्म शो करो, इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म है, और यहां पे कुछ वेसिकल्स हैं इस तरह से, जिनको हम शो करेंगे कि ये क्या है? दे आर द ग्रेन्यूल्स, दे आर द ग्रेन्यूल्स। वो साइटोप्लाज्म हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया। और क्या होता है? आईजीजी का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन पे। क्या? आईजीजी का रिसेप्टर, ये मैंने शो कर दिया इस तरह से। ये आपको क्या दिख रहा है? आईजीजी का रिसेप्टर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, जो पहली क्लास थी इस सीरीज की, उसमें हमने देखा था आईजीजी के रिसेप्टर के बारे में। इसके पास इंटरल्यूकिन 8 का रिसेप्टर होता है। इंटरल्यूकिन 8 होती क्या है? IL-8 का रिसेप्टर, ये एक साइटोकाइन है। IL-8 क्या है? IL-8 एक साइटोकाइन है। यहां पे इसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये मैं शो कर रहा हूं कि ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। और ये कैसा न्यूक्लियस है? मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में 3 से लेकर के
5 लोब्स हो सकते हैं। और हमने ये जो डायग्राम शो किया है इसमें हमने कितने लोब्स बनाए हैं, 1 2 3 4। आपको यहां पे 4 लोब्स देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के। तो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, 3 से 5 लोब हमें देखने को मिल सकते हैं इस सेल्स में। इंटरल्यूकिन 8 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, साथ में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म तो होगा ही क्योंकि ये सेल है, दे आर द ग्रेन्यूल्स। तो चलो बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल सेल के बारे में, बात कर लेते हैं। तो हमने इसके बारे में बात कर दिया कि भाई ये जो सेल है इट स्टेन्ड विद न्यूट्रल डाई, इट स्टेन्ड विद न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई के साथ ये स्टेन हो जाती है। और जैसे कि हिमेटोजाइलिन, जैसे कि हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलिन के साथ ये स्टेन हो जाती है। 3 से 5 इसके लोब होते हैं, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट तभी तो बोलते हैं भाई इनको। हमने यहां पे देखा था कि ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्रेन्यूल्स में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स में एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो है, ग्रेन्यूल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स कंटेन, ग्रेन्यूल्स कंटेन एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइलोपेरोक्सिडेज और बैक्टीरियोसाइडल प्रोटीन होता है, माइलोपेरोक्सिडेज। और ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है, ग्रेन्यूल्स कंटेन एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड बैक्टीरियोसाइडल प्रोटीन। फॉर एग्जांपल डिफेंसिन, डिफेंसिन जो है ये क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल प्रोटीन लाइक डिफेंसिन, ऐसे लिखेंगे, लाइक डिफेंसिन। डिफेंसिन क्या करता है, डिफेंसिन कर देता है पोर, किसमें, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में। इट क्रिएट्स पोर इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरिया होगा उसकी सेल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर देगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। यह है डिफेंसिन का काम। इसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, अगर इनकी क्वांटिटी की बारे में बात करें भाई ये कितनी प्रेजेंट होती है, तो ये 90% ऑफ द टोटल ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या, 90% ऑफ टोटल ग्रेन्युलोसाइट्स। मोर देन, ऐसे भी लिखो, मोर देन 90% ऑफ टोटल ग्रेन्युलोसाइट्स, और 50 से लेकर के 70% ऑफ टोटल WBC। हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो बी सेल हो, चाहे वो टी सेल हो, चाहे वो मैक्रोफेजिज हो, चाहे वो डेंड्राइटिक सेल्स हो, उन सभी का टोटल में अगर हम चेक करें, मान के चलो हमारे पास 100 सेल्स हैं, 100 टोटल WBC है, तो उन 100 में से 50 से लेकर 70 तक कौन मिलेगा ब्लड में, 50 से लेकर 70 तक मिलेगा न्यूट्रोफिल। बाकी की जो सेल्स होंगी वो बचा हुआ जो है वो रहेगा। इसके पास क्या रहता है, इसके पास रिसेप्टर फॉर IgG। न्यूट्रोफिल ही कंटिन्यू चल रहे हैं, दे हैव रिसेप्टर फॉर IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी के लिए इनके पास रिसेप्टर होता है। दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पस,
मेन कंपोनेंट ऑफ पस, जो पस होती है, जो पस होती है, पस क्या होती है, जब कोई घाव हो जाता है तो वहां पे व्हाइटिश फ्लूइड एक देखने को मिलता है, वो होता है पस। और वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में डेड न्यूट्रोफिल्स होती है। व्हाइट कलर ऑफ पस, व्हाइट कलर ऑफ पस इज mainly ड्यू टू न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल की वजह से होता है व्हाइट कलर का, पस का जो कलर व्हाइट होता है वो न्यूट्रोफिल की वजह से होता है। दूसरी बात एक और, भाई कहीं पे इंजरी हो गई, वहां पे सबसे पहले पहुंचने वाली सेल्स भी कौन होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल्स। दे आर द फर्स्ट सेल टू रीच at the site of infection or injury, at the site of infection or injury। ठीक है, जहां पे इंजरी हो गई, जहां पे इंफेक्शन हो गया, वहां पे सबसे पहले जाके कौन सी सेल पहुंचेंगी, वहां पे सबसे पहले यही सेल जो है वो जाकर के पहुंचती है। जैसे मान के चलो, सपोज करो कि हमारे ये किसी बॉडी पार्ट है, और ये बॉडी पार्ट में क्या हो गई, यहां पर ये हो गई इंजरी, यहां पर क्या हो गई इंजरी। अब इंजर्ड सेल्स क्या रिलीज करती है, इंजर्ड सेल्स रिलीज करती है IL-10। ये क्या रिलीज कर रही है, IL-10 नहीं, सॉरी IL-8 रिलीज करती है। न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के पास IL-8 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो न्यूट्रोफिल है ये शो करेगी क्या, कीमोटेक्सिस। क्या शो करेगी ये, कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस, और कीमोटेक्सिस होता क्या है, कीमोटेक्सिस होता है मूवमेंट टुवर्ड्स ए केमिकल कंसंट्रेशन। अगर कोई केमिकल है उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है, उस केमिकल को सेंस करते हुए मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कीमोटेक्सिस। ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा या फिर इसकी कंसंट्रेशन को सेंस करता हुआ इसकी तरफ जाएगा। तो इट इज द ओनली सेल विच हैव IL-8 रिसेप्टर, ओनली सेल टू हैव IL-8 रिसेप्टर। तो कीमोटेक्सिस शो करती है किसके लिए, IL-8 के लिए ये कीमोटेक्सिस शो करती है। जैसे कि मान के चलो ये चली गई वहां पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच गई, साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच गई, और अगर ये लड़ते लड़ते मर गई तो ये खुद भी IL-8 का सिक्रीशन करेंगी, ये खुद भी IL-8 का सिक्रीशन करेंगे ये। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, हाफ लाइफ होती है 5 से 6 दिन, हाफ लाइफ 5 to 6 डेज ये होती है इसकी हाफ लाइफ। तो ये सारी बातें हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। ओके, ये कुछ बातें हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। और देखो एक चीज इसके बारे में और भी है, दिस इज वन ऑफ द मेन फेगोसिटिक सेल इन आवर बॉडी। वैसे तो मैक्रोफेज के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन ये भी फेगोसाइटिक शो करती है। दिस इज मेन फेगोसिटिक सेल इन आवर ब्लड, दिस इज मेन phagocytic cell in our blood, this is the main phagocytic cell in our blood। तो ब्लड में जो मेन फेगोसिटिक सेल है वो ये होती है। और इसके बारे में जो दूसरी बात ये है, इसका फेगोसिटिक एक्शन जो होता है वो नॉन वायरल मेथड से होता है, फेगोसाइटोसिस इन नॉन वायरल मेथड, इन नॉन वायरल मेथड या नॉन वायरल वे। और ये वायरल और नॉन वायरल का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे क्लियर होगा जब हम दूसरी सेल्स के बारे में बात करेंगे, दूसरी इम्यून सेल्स के बारे में बात करेंगे।
तब जाके वायरल और नॉन वायरल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो ये सारी बातें थी न्यूट्रोफिल के बारे में। अब बात करते हैं बेसोफिल और इयोसिनोफिल के बारे में, बातें कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट सेल है हमारे पास बेसोफिल। ठीक है, नेक्स्ट सेल है बेसोफिल। बेसोफिल के बारे में बात करना शुरू करो। बेसोफिल जो है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें यहां से, अगर हम उसका डायग्राम बना के देखें बेसोफिल का, तो बेसोफिल कैसे दिखेगी? देखो, बेसोफिल को ऐसा कहा जाता है कि बेसोफिल जो है, जो बेसोफिल सेल है, उसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? बाइलोब्ड। लेकिन हम उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको पहचान नहीं सकते हैं कि ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। लेकिन इसको ऐसा बोला जाता है कि बेसोफिल हैव इनडिस्टिंक्ट बाइलोब्ड न्यूक्लियस। इस तरह से दे हैव इनडिस्टिंक्ट बाइलोब्ड न्यूक्लियस। और क्या होगा इसकी सेल, सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर होंगे ग्रेन्यूल्स। क्योंकि ये क्या है? ग्रेन्यूलोसाइट है, तो सेल में भी क्या देखने को मिलेंगे? ग्रेन्यूल्स। तो इस तरह का कुछ न्यूक्लियस इसका दिखाई देगा। साथ में हम ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करेंगे। भाई, ग्रेन्यूल्स परसेंट होंगे यहां पे, बेसोफिल है तो ग्रेन्यूल्स होंगे, ये हो गए ग्रेन्यूल्स। उसके अलावा हम लोग ये शो कर देते हैं, इसके पास प्रेजेंट होता है आईजीई के लिए रिसेप्टर। आईजीई का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है यहां पर। साइटोप्लाज्म शो कर दो, साइटोप्लाज्म शो कर दो, ऐसे ये शो कर दिया। तो दिस इज बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है, सबसे पहले बात करेंगे इसके न्यूक्लियस के बारे में। ये जो सेल्स हैं, बेसोफिल हो गई, न्यूट्रोफिल हो गई, इयोसिनोफिल हो गई, इनके लिए एक दूसरा नाम भी सजेस्ट किया जाता है, इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल। पोलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल। तो ऐसी सेल जिसकी न्यूक्लियस की मोर्फोलॉजी अलग अलग होती है, उनको हम लोग पोलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल बोल सकते हैं। तो क्योंकि इनके न्यूक्लियस की मोर्फोलॉजी अलग अलग है, किसी के अंदर 5 लोब हैं, किसी के अंदर 2 लोब हैं, किसी के अंदर इनडिस्टिंक्ट 1 लोब है, तो इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? इनडिस्टिंक्ट बाइलोब्ड, इनडिस्टिंक्ट बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ये जो सेल है ये प्रो इंफ्लामेटरी नेचर की होती है, प्रो इंफ्लामेटरी नेचर की होती है ये सेल। इसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले स्टेनिंग के बारे में देख लो, ग्रेन्यूल्स पे आने से पहले, इट स्टेन्ड विद बेसिक डाई, स्टेन्ड विद बेसिक डाई। इनका जो नाम आया है बेसोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, वो इसी से आया है। इयोसिनोफिल इयोसिन से स्टेन होती है जो कि एक एसिडिक डाई है। बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होती है, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, वो किससे स्टेन होती है? एक बेसिक डाई से, लाइक मिथाइलिन ब्लू, उससे स्टेन होती है ये। इट स्टेन्ड विद बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू। अब इसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, इसके पास क्या होता है? ग्रेन्यूल्स होते हैं। देखते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है। एक बात और भी भाई, एक बात और भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स से पहले, कि ग्रेन्यूल्स तो होते हैं, ये नॉन फैगोसिटिक सेल होती है। कैसी? नॉन फैगोसिटिक सेल। पहले वाली न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक सेल थी, ये नॉन फैगोसिटिक सेल है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आओ, बेसोफिल के बारे में। ग्रेन्यूल्स पे आ जाओ, चलो ग्रेन्यूल्स के बारे में आ ही जाओ। ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेन्यूल्स में जो है, ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है हिपेरिन और हिस्टामाइन। ग्रेन्यूल्स में क्या? हिपेरिन एंड
हिस्टामाइन, ये प्रेजेंट होते हैं। हिपेरिन और हिस्टामाइन प्रेजेंट होते हैं, और हिपेरिन और हिस्टामाइन करते क्या हैं? दे आर वैसोडाइलेटर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। क्या है ये दोनों? दे आर वैसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। दे आर वैसोडाइलेटर एंड इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी। वेसल्स को डायलेट कर देंगे, वेसल्स को चौड़ा कर देंगे, और उससे ब्लड सर्कुलेशन या फ्लूइड जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा वहां पे। तो ग्रेन्यूल्स में हिस्टामाइन और हिपेरिन जो है वो देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये प्रो इन्फ्लामेटरी नेचर की होती है। दैट्स व्हाई दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी इन नेचर। दैट्स व्हाई दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी इन नेचर। हो गया। अगर बात करो कि भाई ग्रेन्युलोसाइट्स, मान के चलो हम लोग देख रहे हैं ब्लड में कितनी परसेंट होती है, तो इनका जो अमाउंट होता है वो लेस देन 1% ऑफ टोटल ग्रेन्युलोसाइट्स। एक परसेंट से भी कम होती है, इनका नंबर बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। ये हो गई बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स के बारे में आओ। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने एक चीज यहां पे डिस्कस नहीं की भाई, हमने एक चीज यहां पे डिस्कस नहीं की, और वो चीज क्या थी? चलो देखो वो चीज क्या है। क्योंकि इसके अंदर, इसके पास आईजीई के रिसेप्टर यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे क्या है? आईजीई के रिसेप्टर। तो आईजीई रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, इसलिए ये एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। आईजीई रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई they play role in allergic and hypersensitive reactions। ये इनका काम है। एलर्जिक रिएक्शंस में, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में इनका काम, इनका रोल हमें देखने को मिलेगा। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा? चलो इओसिनोफिल का न्यूक्लियस देखो। इओसिनोफिल का न्यूक्लियस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा। ये हमें एक बायालोब्ड और डिस्टिंक्ट बायलोब्ड, क्लियरली विजिबल बायलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा यूसिनोफिल का। सो द न्यूक्लियस इज बायलोब्ड। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ग्रेन्यूल्स में क्या होगा? ग्रेन्यूल्स में हिस्टामाइन और हिपेरिन होगा। रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल के सरफेस पे? यस प्रेजेंट है। किसके लिए प्रेजेंट है? आईजीई के लिए प्रेजेंट है। किसी और भी एंटीबॉडी के लिए प्रेजेंट है क्या? यस, आईजीजी के लिए भी प्रेजेंट है। मेजर रोल कहां प्ले करेंगी? एलर्जी को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहां पर नहीं, बड़ा हो गया ये, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट्स है तो ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। रिसेप्टर, यस देर आर रिसेप्टर फॉर फॉर विच इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीई के रिसेप्टर, और इसके अलावा आईजीजी के रिसेप्टर। आईजीई और आईजीजी के रिसेप्टर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म शो कर दो, यहां पर साइटोप्लाज्म शो कर दो कि ये हो गया भाई इसका साइटोप्लाज्म, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ये
हमारे पास क्या है, इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल सबसे पहले स्टेन्ड कैसे होती है, इट स्टेन्ड विद एसिडिक डाई, स्टेन्ड विद एसिडिक डाई, एसिडिक डाई, और एक एसिडिक डाई का हम नाम लें तो जैसे इयोसिन, इसी पे ही इसका नाम आया है इयोसिनोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स अगर हम बात करें नंबर कितना होता है ब्लड में, तो 2 से लेकर के 5%, 2 से 5% ऑफ टोटल ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर हमारे ब्लड में हम 100 ग्रेन्युलोसाइट्स की स्टडी करते हैं तो 2 से लेकर के 5 तक हमें इयोसिनोफिल्स देखने को मिल सकती है। दे आर फेगोसिटिक इन नेचर, पहली वाली फेगोसिटिक नहीं थी, ये कैसी हैं, फेगोसिटिक, दे आर फेगोसिटिक इन नेचर, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं। इनके पास रिसेप्टर भी होते हैं, और वो रिसेप्टर किस किस के लिए होते हैं, तो देखो रिसेप्टर फॉर आईजीई एंड आईजीजी आर प्रेजेंट। जिस भी सेल के ऊपर आईजीई के रिसेप्टर होंगे वो सेल एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, सो दे प्ले मेजर रोल इन एलर्जिक, दे प्ले मेजर रोल इन एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। जिस भी सेल्स के अंदर आईजीई के रिसेप्टर होंगे वो सेल्स हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शंस में मेजर रोल प्ले करने वाली है। अब अगर मान के चलो बॉडी के अंदर एंडोपैरासिटिक इंफेक्शन हो जाए, उस केस में हमें इयोसिनोफिल्स बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो देयर कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एंडोपैरासिटिक इंफेक्शन, ड्यूरिंग एंडोपैरासिटिक इंफेक्शन। इनके ग्रेन्यूल्स में क्या है, इनके ग्रेन्यूल्स में वही सारी चीजें हैं जो बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स में पाई जाती है, जो कि बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स में पाई जाती हैं, वही सारी चीजें हैं। हिस्टामाइन और हिपेरिन प्रेजेंट होगा ग्रेन्यूल्स में। ये ग्रेन्यूल्स में मैं यहीं पे शो कर रहा हूं, यहां पे हिस्टामाइन और हिपेरिन देखने को मिलेगा, हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड हिपेरिन, ये इसके ग्रेन्यूल्स में होगा। तो ये सेल्स भी कैसे नेचर की होगी, प्रो इन्फ्लामेटरी नेचर की होगी। और ये क्या करेंगी, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगी, वेसल्स को डायलेट कर देंगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। गॉट इट। हिस्टामाइन का जब आप देखोगे, हिस्टामाइन के बारे में स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि हिस्टामाइन जो है वो भी वेसोडाइलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये 3 क्या थी हमारे पास, ये 3 थी हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स थी। अब हम डायरेक्टली एक और सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई, मोनोसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जो लिम्फोसाइट हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे एक साथ, लेकिन उसके अलावा हम ये सेल तो देख लेते हैं, हम डेंड्राइटिक सेल्स को इनके साथ ही कंसीडर करेंगे, मोनोसाइट्स, और एक और सेल होती है जिनका नाम होता है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल के बारे में देख लो, ब्लड में मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, उनके बारे में भी देख लो भाई, ये मास्ट सेल्स क्या होती है। मास्ट सेल्स जो है इनके लिए कई सारे नाम होते हैं, इनको लेब्रोसाइट्स भी कहा जाता है। मास्ट सेल्स का दूसरा नाम क्या है, इनको लेब्रोसाइट्स, लेब्रोसाइट्स भी कहा जाता है मास्ट सेल्स को। उसके अलावा मेस्ट्रोसाइट्स भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, मेस्ट्रोसाइट्स। ये प्रोड्यूस कहां पे होती है, बोन मैरो में। दे प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, और मैच्योर और फंक्शनल कहां पे होते हैं, टिश्यू में। दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो
but mature and functional in the tissue. प्रोड्यूस कहां पे हुई, मैच्योर कहां पे हुई, ये बातें हम ज्यादातर बी सेल्स और टी सेल्स के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि बी सेल्स यूजुअली बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, लेकिन टी सेल्स प्रोड्यूस बोन मैरो में होती है, मैच्योर जाके थाइमस में होती है। ये सेल्स मास्ट सेल्स प्रोड्यूस बोन मैरो में होती है, लेकिन मैच्योर और फंक्शनल जो है वो जाके कहां पर होती है, वो मैच्योर और फंक्शनल जाके हो जाती हैं टिश्यूज में। कुछ इनके पास स्पेसिफिक सीडी प्रेजेंट होते हैं, सीडी 23, 25, 34, सीडी 23, 24, 25 एंड सीडी 35। ये कुछ सीडी प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ठीक है। सीडी 23, 35 नहीं भाई, 34, सीडी 23, सीडी 25 और सीडी 34 आर प्रेजेंट। देखो एक बात आपके माइंड में आई होगी कि सीडी क्या होता है। सीडी का मतलब होता है, सीडी का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या चीज होती है, किसी सेल के सरफेस पे लगा हुआ कोई प्रोटीन होता है जो किसी सेल को यूनिकनेस और आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। किसी सेल को क्या प्रोवाइड करता है, यूनिकनेस और आइडेंटिटी। तो ये वाला जो सीडी है, दिस सीडी इज यूनिक टू मास्ट सेल्स। सीडी के बारे में फर्दर और डिटेल में जानकारी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सीडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आते हैं। सीडी का मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो अभी मैंने बताया, सेल के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती है जो सेल्स को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, सेल्स को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। तो मास्ट सेल्स जो है ये भी क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामाइन। देखो मास्ट सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, यहां पर रिसेप्टर्स फॉर आईजीई, इस सेल के ऊपर भी आईजीई के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करेगी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेगी। एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में ये वाली सेल्स पार्टिसिपेट करेगी। और ये एक्चुअल में क्या है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, इस सेल्स में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, या फिर हम बोले कि ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लेकिन ये हिस्टामाइन रिलीज करती है। क्या करती है, हिस्टामाइन रिलीज करती है। ये ग्रेन्यूल्स अगर होते तो हम इसको ग्रेन्यूलोसाइट्स में कंसिडर कर देते, लेकिन ये क्या करती है, इट रिलीज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन रिलीज कर रही है तो कैसे नेचर की होगी, प्रो इन्फ्लामेटरी नेचर की ये सेल हमें देखने को मिलेगी। तो इट रिलीज हिस्टामाइन, इट रिलीज हिपेरिन, और ये प्रो इन्फ्लामेटरी नेचर की है सेल। ठीक है, एक और सेल डिस्कस कर लेते हैं भाई, मोनोसाइट। एक और सेल डिस्कस कर लेते हैं जिनका क्या नाम है, मोनोसाइट्स। ये टर्म आपने सुनी होगी डेफिनेटली, और इससे रिलेटेड मिलती जुलती एक और भी टर्म सुनी होगी आपने, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, देखो न्यूक्लियस देखो कैसा होता है इसका। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये जैसे किडनी बीन होती है या किडनी जैसी होती है, वैसा वैसा सा न्यूक्लियस देखने को हमें मिलता है। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा न्यूक्लियस जब हम इसको जिम्सा स्टेन करते हैं तो कुछ ऐसा ऐसा सा कलर ही निकल के आता है। जिम्सा से भी स्टेन किया जा सकता है, ब्लड
स्मीयर को यूजुअली जिम्सा से स्टेन हम लोग कर सकते हैं, तब कुछ ऐसा ऐसा सा कलर ही देखने को मिलता है। तो इसका कैसा न्यूक्लियस होता है? कैशू शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा? कैशू शेप्ड, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट, ठीक है, ये मेजर फेगोसिटिक सेल्स हैं। दे आर मोनोन्यूक्लियर। क्या? मोनोन्यूक्लियर। मोनो का मतलब सिंगल, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस की फेगोसिटिक सेल है। फेगोसाइटोसिस आप देख चुके हो प्रीवियस क्लास में कि फेगोसाइटोसिस होती क्या है? एक सेल आई, उसको कोई एंटीजन दिख गया, उसने उसको इंगल्फ कर लिया, निगल लिया, फेगोसाइटोसिस हो गई। तो ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल्स हैं। और इसके अलावा अगर ये ब्लड में है, ठीक है, अगर ये ब्लड में है तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे मोनोसाइट्स। और लेकिन अगर ये टिश्यू में है, अगर ये टिश्यू में प्रेजेंट है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजिस। तो मैक्रोफेज और मोनोसाइट एक ही सेल्स के लिए यूज की जाने वाली टर्म्स है। तो जब ये टिश्यू में प्रेजेंट होंगी तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलेंगे मैक्रोफेज। तो ब्लड में इनको मोनोसाइट्स कहा जाता, उस टाइम ये नॉन फंक्शनल होती है। क्या? नॉन फंक्शनल होती है ये। लेकिन ये माइग्रेट कर जाती हैं कहां पे? टिश्यू में ये माइग्रेट कर जाती है, बट माइग्रेट टू टिश्यू। यहां पर ये टिश्यू में माइग्रेट कर जाती है। मेजर स्क्वेंजिंग सेल होते हैं हमारी बॉडी के। तो दे आर द they behave as scavengers of body. They behave as scavengers of body. They behave as scavengers of body. सीडी प्रेजेंट होंगे या सीडी प्रेजेंट होंगे, 14, 32, 64 सीडी जो है वो प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से सीडी? यहां पर सीडी प्रेजेंट होंगे 14, 32, 64 सीडी आर प्रेजेंट। या ऐसे लिखो, सीडी कौन कौन से प्रेजेंट होंगे यहां पे? सीडी प्रेजेंट इस सेल के ऊपर ये सीडी प्रेजेंट होंगे, CD14, CD32, CD64। और ये जो सेल्स हैं दे बिहेव एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सुन रहे हो? फेगोसिटिक सेल हैं बट दे ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब क्या है भाई? देखो, ये मान के चलो एंटीजन है, ये कोई एंटीजन आ गया बॉडी में, और ये हमारे पास ये कोई मैक्रोफेज है, बड़ी बन गई, छोटी बना दो, ये कोई मैक्रोफेज है इस तरह से, ठीक है। ये क्या थी? मैक्रोफेज। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं काफी बार इसको। मैक्रोफेज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे, मैक्रोफेज शॉर्ट फॉर्म में। एंटीजन था, मैक्रोफेज आई, मैक्रोफेज ने क्या किया? फेगोसाइटोसिस। क्या कर दिया? फेगोसाइटोसिस। जैसे आप अमीबा में पढ़ते हो फेगोसाइटोसिस, वैसे ही इसने क्या परफॉर्म किया? फेगोसाइटोसिस परफॉर्म कर दिया इस तरह से। ये एंटीजन का कलर दे दो ताकि पता चल जाए, ये कलर दे दिया एंटीजन को, यहां पे ये हो गया फेगोसाइटोसिस। अब क्या होगा? आगे की स्टोरी क्या है? ये इंटरनलाइज हो जाएगा, ये इंटरनलाइज हो जाएगा एंटीजन इस सेल के अंदर, हो गया फेगोसाइटोसिस। और ये क्या बनेगा? फेगोसोम। आप इसको एंडोसोम भी बोल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो? एंडोसोम। ये तो न्यूक्लियस तो रहेगा अलग से, न्यूक्लियस तो मैं यहां पे किडनी शेप बना दिया है, ये न्यूक्लियस तो अलग से रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा भाई, ठीक है। न्यूक्लियस आप बोलो कि बाद में कि सर इसका न्यूक्लियस आपने हटा दिया, हटाया नहीं है, ये किडनी शेप न्यूक्लियस रख दो। अब ये क्या करेगा? ये मैक्रोफेज इस एंटीजन को क्या करेगा? अपने सेल सरफेस के ऊपर लेकर के आएगा। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान लाइसोसोम ने क्या किया? लाइसोसोम ने इसको डिग्रेड कर दिया। ये क्या था? लाइसोसोम।
आपने जो प्रीवियस क्लास में देखा था लाइसोसोमल मीडिएटेड डिग्रेड हो गया और ये मैक्रोफेज इस एंटीजन को प्रेजेंट कर देंगी किसी दूसरी सेल को विद द हेल्प ऑफ एमएचसी, with the help of MHC major histocompatibility complex. So this is MHC or this is antigen. यूजली MHC2 के द्वारा प्रेजेंट कर दिया जाता है, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो मैंने यहां पे दो चीजें एक साथ शो कर दी हैं, एक तो फेगोसाइटोसिस और दूसरी चीज मैंने क्या शो कर दी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ये बिहेव करती है। इसका मतलब इसको एपीसी भी बोला जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को हम लिख सकते हैं एपीसी। तो दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको हम एपीसी ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये अलग अलग टिश्यू में है, मान के चलो ब्रेन में है, लीवर में है, तो इसका नाम क्या क्या होगा, क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं? तो देखो अगर ये प्रेजेंट है लीवर में तब हम उसको क्या कहेंगे, मैक्रोफेज का नाम क्या होगा, और वो किस टिश्यू में है तो उसका नाम क्या होगा। मैं यहां पे टिश्यू या फिर ऑर्गन की बात कर रहा हूं, टिश्यू या फिर ऑर्गन। तो आपने काफी बार नाम सुना होगा एक सेल का जिसको क्या बोलते हैं, कफर सेल। एक सेल है जिसका नाम क्या है, कफर सेल। कफर सेल। तो कफर सेल अगर लीवर के अंदर मैक्रोफेज है तब हम उसको क्या बोलेंगे, कफर सेल्स। एक और आती है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल, तो अगर ये मैक्रोफेज ब्रेन में है तब हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लियल सेल। मीजेंजियल सेल, मीजेंजियल सेल अगर वो किडनी में है तब हम उसको क्या बोलेंगे, मीजेंजियल सेल। एल्वियोलर सेल, एल्वियोलर सेल, तो अगर ये सेल कहां पर प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलर सेल्स। और ओस्टियोक्लास्ट अगर वो बोन के अंदर प्रेजेंट है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट कब बोलेंगे, अगर वो बोन के अंदर है तो ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये अलग अलग लोकेशंस हो गई। नेम ऑफ द मैक्रोफेजेस बेस्ड ऑन द लोकेशन। नेम्स ऑफ मैक्रोफेजेस बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो अलग अलग लोकेशंस पे होंगी तो नाम अलग अलग होते हैं मैक्रोफेजेस के। उसी तरह से डेंड्राइटिक सेल्स के भी अलग अलग नाम होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या बी सेल और टी सेल के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो आईआईटी जैम 2017 में ये क्वेश्चन है, द सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है, द सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन एंड कंटेनिंग सरफेस रिसेप्टर फॉर आईजीई एंटीबॉडीज। तो आईजीई का रिसेप्टर कौन कौन सी सेल्स के पास प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बेसोफिल, ये प्रेजेंट होता है इओसिनोफिल, ये प्रेजेंट होता है मास्ट सेल के पास। तो ये सेल्स ऐसी हैं जिनके पास आईजीई का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यही सेल एलर्जिक रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इनमें से देख लो भाई कौन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बेसोफिल ऑप्शन में दिया है, मास्ट सेल ऑप्शन में दिया है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए एंड बी, क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एमएसक्यू है, इसलिए दो आंसर है। आईआईटी जैम 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप कैन डेवलप फ्रॉम माइलोइड लीनिएज। आप लोगों ने देखा लिम्फोइड लीनिएज, आप लोगों ने देखा माइलोइड लीनिएज। क्या देखा आपने, लिम्फोइड और आपने क्या देखा, माइलोइड, दो लीनिएज देखे। लिम्फोइड में क्या देखा, बी सेल, लिम्फोइड में देखा क्या, टी सेल, और क्या देखा आपने लिम्फोइड में, बी सेल देखा, टी सेल देखा।
और NK सेल देखा। यहां पे पूछा है कि इनमें से विच टाइप ऑफ सेल कैन डेवलप फ्रॉम माइलोइड लीनिएज। आप मुझे ये बताओ कि ये टी लिम्फोसाइट है, ये कौन से लीनिएज का है? ये लिम्फोइड लीनिएज का होगा। बी सेल, ये भी लिम्फोइड लीनिएज का होगा। मैक्रोफेज और इसके बारे में बात करो, अरिथ्रोसाइट्स और मैक्रोफेज। देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से और यहां पर पहुंच जाओ और यहां से देखो कि मैक्रोफेज और अरिथ्रोसाइट्स कहां कहां से आ रहे हैं। यहां से आ रहा है मैक्रोफेज, यहां से आ रहा है अरिथ्रोसाइट। तो माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से कौन कौन सी सेल आ सकती हैं? जो ये क्वेश्चन में गिवन है उनमें से केवल 2 सेल आ सकती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? वो एक तो है मैक्रोफेज और दूसरी क्या है? अरिथ्रोसाइट्स। ये भी कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ये। हमें 2 से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं और आंसर इसका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए एंड डी। IIT जैम 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप उस डायग्राम को देख के सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2020 IIT जैम में आया हुआ है कि बोला है टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो क्या है? क्या ये लिम्फोसाइट हैं? क्या ये अरिथ्रोसाइट्स हैं? क्या ये एपिथेलियल सेल्स हैं? क्या ये सिक्वोमस सेल्स हैं? किस तरह की सेल्स हैं बताओ। अभी देखा लिम्फोसाइट जहां पे भी आ जाता है, हम लोग बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, NK सेल्स। तो आप एक बार इसका ओरिजिन जो है इन सेल्स का वो डेफिनेटली देख लेना भाई। ये जो डायग्राम है ये क्यूबे का डायग्राम है, यहां से आप देख सकते हो। लिम्फोइड में बी सेल, टी सेल और NK सेल। उसके अलावा डेंड्राइटिक सेल इधर से भी आ सकता है, डेंड्राइटिक सेल इधर से भी आ सकता है, दोनों से आ सकता है डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यहां से आए हुए हैं। समरी आज की क्या है? समरी आज की हमने ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हमने मास्ट सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, और हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? मैक्रोफेजेस। तो नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। लिम्फोसाइट्स, और यहां पे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग NK सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। NK सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ये है हमारी नेक्स्ट क्लास। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस देखना शुरू करो। जहां से भी क्वेश्चंस आपको मिले इस पर्टिकुलर पार्ट के, वहां से क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चंस एक बार देखना शुरू कर दो। ओके, सो ओवर एंड आउट फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं लिम्फोसाइट्स के साथ। थैंक यू।